तो चलिए आज बात करते हैं माउंट किलिमंजारो पर हुए एक दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में। इसमें हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, उनकी दुनिया कितनी मुश्किल और जटिल होती है। 24 दिसंबर 2025 को जो हुआ वो एक तरह से सीधी सीधी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि पहाड़ों में, खासकर इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरना कितना जोखिम भरा हो सकता है। मतलब प्रकृति की इन विशाल ऊंचाइयों को छूने की एक कीमत भी होती है। तो सबसे पहले इस घटना के कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, तारीख है 24 दिसंबर 2025, समय शाम के 5:45 बजे का, और जगह माउंट किलिमंजारो की बराफू घाटी, करीब 4700 मीटर की ऊंचाई पर। मतलब सिर्फ इन डिटेल से ही अंदाजा लग जाता है कि हालात कितने मुश्किल रहे होंगे। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम एक खास तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। फिर हम उन लोगों की कहानी पर फोकस करेंगे जो इसमें शामिल थे, और आखिर में हम इस पूरे मामले को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले इस सेक्शन पर आते हैं, अफ्रीका की छत पर त्रासदी। यहाँ हम असल में उस घटना को समझने की कोशिश करेंगे जो उस दिन घटी। तो हुआ ये कि किलिमंजारो का एक हेलीकॉप्टर बराफू कैंप से उड़ान भरने के बस कुछ ही मिनटों के अंदर क्रैश हो गया। और ये गिरा कहाँ? एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट क्लाइंबिंग रूट पर। ये वही इलाका है, बरासू घाटी, पहाड़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, जिसे ज्यादातर पर्वतारोही अच्छी तरह जानते हैं। यही बात इस पूरी ट्रेजेडी को और भी ज्यादा पर्सनल बना देती है। और हाँ, किलिमंजारो पर इस तरह के हादसे बहुत कम होते हैं। आखिरी बार ऐसा 2008 में हुआ। चलिए अब बात करते हैं उस रेस्क्यू मिशन की जो गलत हो गया। मतलब इन खबरों के पीछे जो इंसानी कहानी है उसे समझते हैं। इस हादसे में कुल 5 लोगों की जान चली गई, और इनमें से हर एक की उस दिन की कहानी में बहुत अहम भूमिका थी। देखिए, पायलट थे, डॉक्टर थे, एक माउंटेन गाइड थे और 2 टूरिस्ट थे जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही थी। एक बचाव दल, एक गाइड और वो लोग जिनकी जान बचानी थी, सब एक साथ एक ही पल में खत्म हो गए। असल में ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं थी, ये एक मेडिकल इवैक्यूएशन था, एक इमरजेंसी ऑपरेशन। 2 टूरिस्ट थे जो पहाड़ से उतरते वक्त बीमार पड़ गए थे और उन्हें तुरंत नीचे लाना था। और किलिमंजारो पर सच कहें तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? और इसका जवाब किलिमंजारो की अपनी प्रकृति में, उसकी ऊंचाई में ही छिपा है। देखिए, इतनी ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है उसे कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यानी AMS। आसान भाषा में कहें तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन कम होती जाती है और शरीर के लिए उस बदलाव को झेलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कि ये हालत बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। शुरू में तो बस सिर दर्द और जी मिचलाने जैसा लगता है, लेकिन फिर ये HAC में बदल सकता है, जहां दिमाग में सूजन आ जाती है, और फिर HAP, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जितनी जल्दी हो सके कम ऊंचाई पर पहुंचना। ऐसे में तुरंत इवैक्यूएशन ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। तो यही वो मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से किलिमंजारो पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की इतनी जरूरत पड़ती है। ये जो पायलट और डॉक्टर हैं, वो हर रोज एक बहुत ही ऊंचे दांव वाले खेल का हिस्सा होते हैं, जहां एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोई कभी कभार होने वाली बात नहीं है। आप सोचिए, पीक सीजन में किलिमंडियर जैसी कंपनी एक दिन में 5-5 रेस्क्यू मिशन करती थी। ये लोग उस पहाड़ पर एक तरह से लाइफलाइन थे। यहाँ तक कि ये लोग पोर्टर्स को भी बिना किसी चार्ज के एयरलिफ्ट करते थे। तो अब सवाल आता है कि ये इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, जिससे हेलीकॉप्टर के इंजन और पंखों को काम करने में मुश्किल होती है। मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, कब बदल जाए। लैंडिंग के लिए सही जगह मिलना लगभग नामुमकिन होता है। और फिर हवा के अचानक झोंके, यानी डाउनड्राफ्ट्स और अपड्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर को किसी भी पल अस्थिर कर सकते हैं। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो फिर जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आगे क्या होता है? मतलब सच का पता लगाने के लिए ऑफिशियल तरीका क्या है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस तरह की जांच का मकसद किसी पर दोष मढ़ना या सजा देना नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है,
भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना। ये पूरी तरह से सुरक्षा और रोकथाम पर केंद्रित होती है। और इसके लिए एक पूरा प्रोसेस तय है। सबसे पहले अधिकारियों को सूचना दी जाती है, फिर जांच करने वाले लोग सारे सबूत और जानकारी इकट्ठा करते हैं। 30 दिनों के अंदर एक शुरुआती रिपोर्ट आती है और फिर लगभग 1 साल के अंदर एक फाइनल पब्लिक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में हादसे के कारणों और भविष्य के लिए सुरक्षा सुझावों का पूरा ब्यौरा होता है। और आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही मुश्किल और ज़रूरी सवाल खड़ा कर जाती है। सवाल ये है कि हम हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू की जीवन बचाने की क्षमता और खुद बचाव करने वालों के लिए जो जान का जोखिम है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाएं। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी